सलाम, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की बड़ी और असरदार खबरों के साथ हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो खबरों में आपको सबसे पहले बताएंगे कि किस तरह से जो चीन है वो चाल चल रहा है, लेकिन पहले बात होगी पाकिस्तान की, कैसे उसकी नापाक चाल पकड़ी गई है और फेसबुक ने पाकिस्तान के पूरे फसाद को पकड़ लिया है। इसके अलावा हम बताएंगे कि चीन के किस खास दोस्त ने, जी हां, किस खास दोस्त ने ड्रैगन चीन को दगा दे दिया है। साथ ही बात होगी बिहार के द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा की भी, क्योंकि पासवान चाचा ने तो कह दिया है कि मैं ही चौधरी हूं। और आखिर में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को देंगे श्रद्धांजलि। पहली बरसी पर सुशांत तुम बहुत याद आए, कौन से थे वो सपने जो सुशांत के अधूरे रह गए। लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले आपके विचार जानना बहुत जरूरी है, तो आपको अपने विचार रखने होंगे कू ऐप पर। आपको बताते हैं आज का सवाल कू ऐप के यूजर्स के लिए। आज का सवाल जल्दी से बताते हैं कि क्या फेसबुक की कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है? ये आज का सवाल है। तो अभी जाएं आप कू ऐप पर, रखें अपने विचार। शो के अंत में हम दिखाएंगे इसका नतीजा भी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे फेसबुक ने पाकिस्तान का नापाक प्लान बेपर्दा कर दिया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया के मोर्चे पर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने इसका पर्दाफाश किया है। फेसबुक ने पाकिस्तान की अफवाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और ताला लगाते हुए उसके भारत विरोधी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना बेपर्दा हो गई। सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सेना सोशल मीडिया के जरिए भारत की बदनामी कर रही थी। पाकिस्तानी सेना की फंडिंग पर काम करने वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए मोदी सरकार की छवि बिगाड़ रहे थे। ऐसी अफवाह फैक्ट्री पर ताला लगाते हुए फेसबुक ने पूरी दुनिया के सामने पोल खोलकर रख दी। 40 फेसबुक अकाउंट, 25 फेसबुक पेज, 6 फेसबुक ग्रुप, 28 इंस्टा अकाउंट। इन सभी फेसबुक और इंस्टा अकाउंट की फंडिंग के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ था। इनके प्रमोशन के लिए लाखों रुपए पाकिस्तानी सेना खर्च कर रही थी, जो लगातार भारत की छवि खराब करने में लगे हुए थे। पाकिस्तानी अफवाह फैक्ट्री का एजेंडा भारत को बदनाम करना, मोदी की छवि बिगाड़ना, मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरों को बढ़ाना, कश्मीर की आजादी, पाकिस्तानी सेना की तारीफ, इमरान के लिए समर्थन जुटाना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की तारीफ, भारत यूएस के तनावपूर्ण रिश्ते दिखाना। जिस प्रकार से डीजी, आईएसपीआर और आईएसआई दोनों मिलकर एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे थे और भारत के अगेंस्ट में एंटी इंडिया, हेट इंडिया और कश्मीर के ऊपर में झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और दुनिया में रेडिकलाइजेशन फैला रहे थे, ये एक बहुत अच्छा कदम है फेसबुक का। रिपब्लिक भारत के पास मई महीने की फेसबुक की ऑफिशियल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि भारत विरोधी अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, जिसके लिए लाखों में फंडिंग की जा रही थी। फेसबुक की रिपोर्ट में पाकिस्तानी पीआर फर्म अल्फा प्रो का नाम लिखा है, जिनके जरिए पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही थी, मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी थी, जो कि दुनिया के सामने आ चुका है। फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ पेज और उनके कंटेंट को भी जोड़ा है, जो भारत और मोदी सरकार को बदनाम कर रहे थे। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया। तब से सेना और कानूनों के जरिए कब्जे में ले रखा है। सीजे पोस्ट अरेबिक, मोदी ने भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 1 मिनट एक खबर, भारत जो पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा था, खुद ही दुनिया में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान आज नहीं, पहली बार नहीं है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ गलत झूठा फेक न्यूज प्रचार करने वाले, भारत में एक डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान बहुत दिन से प्रयास करे, नए नहीं। पहली बार नहीं है जब फेसबुक ने भारत और मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा वाले पाकिस्तानी अकाउंट पर कार्रवाई की हो। अप्रैल 2019 में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन पाकिस्तान भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना का मकसद भारत की बुराई करना, मोदी सरकार को बदनाम करना, जिसे लेकर एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे। ड्रैगन को दगा दे गया उसका दोस्त। इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में हुए 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन से चीन बौखला उठा है। G7 के 7 शिकारियों ने जमकर ड्रैगन को घेरा है। सुपर पावर अमेरिका ने चीन से वुहान लैब की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसका असर यह हुआ है कि चीन का सबसे भरोसेमंद दोस्त WHO भी अब चीन पर सवाल खड़े कर रहा है। WHO ने चीन को कोरोना की जांच के लिए पारदर्शिता की याद दिला दी है। यानी अब तक चीन WHO के साथ की वजह से शेखी बगाड़ता था, तो अब चारों खाने चित्त हो चुका है। G7 के चक्रव्यूह में फंसा चीन। I think China has to start to act more responsibly in terms of international norms on human rights and transparency. चालबाज चीन की चालाकी अब कितने दिन? कोरोना फैलाने की कीमत चुकाएगा ड्रैगन। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस ने 38 लाख लोगों की जान ले ली। दुनिया भर में लाखों घर उजड़ गए, अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन चीन अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता रहा। पिछले 100 साल के मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी का गुनहगार चीन अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। चीन के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की जा चुकी है। G7 के शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देशों ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। I think China has to start to act more responsibly in terms of international norms on human rights and transparency. कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई और ये दुनिया भर में कैसे फैला, ये आज सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लंदन के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि इस वायरस को इंसानों ने बनाया है। कई देशों की मीडिया ने चीन के वुहान लैब पर सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस तैयार कर दुनिया में तबाही मचाने के लिए छोड़ा गया था। अब G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने इन्हीं दावों पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के ताकतवर देशों ने जिस चक्रव्यूह की रचना की है, अब चीन उसमें फंसने लगा है। चीन के गुनाहों पर अब तक पर्दा डालने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब चीन का साथ छोड़ दिया है। माना जाता है कि WHO और चीन की दोस्ती वैसी ही है जैसी दोस्ती चीन और पाकिस्तान के बीच है। जिस तरह चीन की शह पर पाकिस्तान कूदता है, उसी तरह ये चीन अब तक WHO की आड़ में दादागिरी करता रहा। लेकिन अब G7 शिखर सम्मेलन के बाद WHO ने ही चीन को झटका दे दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम ग्रेबियस ने साफ लहजे में चीन से वुहान लैब की जांच में पारदर्शिता दिखाने की अपील की है। अब तक वुहान लैब पर चीन को क्लीन चिट देने वाले WHO के सुर बदल चुके हैं। अब बारी कीमत चुकाने की है। अकेला पड़ चुका चीन ये समझ गया है कि कोरोना की सच्चाई अब और छिपाना असंभव है। अब जिनपिंग के सबसे बड़े पाप का हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात देश की राजनीति की करते हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई सगा होता है ना ही कोई रिश्ता। ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। सियासत में मौके पर चौका मारना और अपनों को भी सियासी बाउंसर से बोल्ड करने का पुराना खेल चलता आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के प्लान से चिराग का पूरा मौसम विज्ञान बिगड़ चुका है, जिसके बाद दिल्ली के सियासी गलियारे में भी गरज के साथ बिजली गिरी। चाचा पार्टी ले उड़े और भतीजा आसमान में बादल ताकता रह गया। चिराग का सियासी मौसम बिगड़ा। चिराग पर सियासी मौसम की बिजली। भतीजा देखता रहा, चाचा ले उड़े। ये तस्वीर सियासत में संबंधों को समझाने के लिए काफी है।
रामविलास पासवान ने अपने भाई पशुपति पारस को कभी राजनीति की एबीसीडी सिखाई। शायद तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके भाई पशुपति भरी दोपहरी में उनके बेटे की सियासी जमीन ही नहीं पूरी पार्टी खींच लेंगे। तमाम हिदायतों के साथ उन्होंने मीडिया जो चिराग है वो पार्टी के हिस्सा से लेंगे। रामविलास पासवान को राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वो चुनाव से पहले ही सियासी हवा को भांप लेते थे, मगर उनके बेटे चिराग पासवान चुनावी मौसम तो छोड़िए, घर और पार्टी के अंदर बदलती हवा को भी पकड़ नहीं पाए और नतीजा चिराग तले बगावत हो गई। चाचा पशुपति के घर मिलने पहुंचे चिराग सड़क पर काफी देर इंतजार करते रहे। 25 मिनट बाद दरवाजा खुला, लेकिन चाचा मिलने तक नहीं आए। जो चिराग है वो पार्टी के हिस्सा से लेंगे। निराश होकर चिराग अपने चाचा के घर से लौटे। इसका मतलब साफ है, पशुपति ने चिराग के लिए पार्टी ही नहीं, अपने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया है। उन्होंने अपने साथ 4 सांसद महबूब अली कैसर, प्रिंस राज, चंदन सिंह और वीणा देवी के साथ मिलकर पार्टी में बगावत का बिगुल फूका और खुद संसदीय दल के नेता बन बैठे। पशुपति ने एलजेपी में दलित, मुस्लिम और भूमिहार के जातीय समीकरण सधा दांव खेला है। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी चिट्ठी के मुताबिक खुद संसदीय दल के नेता बने तो महबूब अली कैसर को उपनेता बनाया और नवादा से सांसद चंदन सिंह को पार्टी का मुख्य सचेतक। एलजेपी के बंगले में तूफान लाकर पशुपति पारस मीडिया के सामने आए और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का पूरा दोष चिराग के सिर पर मढ़ दिया। पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। ये गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। लोक जनशक्ति पार्टी के जब नए सेनापति सामने आए तो भला उनके सिपाही सालार कैसे पीछे रहते। कुछ ही देर में एक एक कर पार्टी अध्यक्ष को नसीहत देने सामने आने लगे। कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हम लोग मर्ज कर, ऐसी बात भी नहीं है। पार्टी में हम लोग जदयू में मर्ज नहीं कर रहे हैं। मेरा तो ये सोच है कि चिराग जी भी साथ है तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और खाली चेंज ऑफ लीडरशिप होगा। हर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है। भाजपा भी करते हैं, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल पर बदलते हैं, जदयू सारे पार्टी लोग करते हैं। तो हमारे पार्टी में भी नया प्रचलन चालू हुआ है कि आपको बता दें कि साल 2000 में रामविलास पासवान ने तिनके को जोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, लेकिन उनके गुजरते ही पार्टी के भीतर अपनों के बीच ही शहमात का खेल शुरू हो गया। चाचा की सियासी चौसर पर अब चिराग ने भी एक चाल चली। घर की कलह खत्म करने के लिए पशुपति पारस को नया फॉर्मूला पेश कर दिया, जिसके तहत चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता और खुद पार्टी अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। मगर सवाल है, दिल्ली के सियासी गलियारे में उठ रहे तूफान को चिराग क्यों नहीं भाप पाए। चिराग देखते रहे और चाचा पार्टी ले उड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सुशांत के अधूरे सपने। 14 जून 2020 को एक चमकता हुआ सितारा आसमान को प्यारा हो गया। हम सबका पूरा 1 साल सुशांत की यादों में बीता है, नम आंखों के साथ बीता है, क्योंकि रियल लाइफ से रियल लाइफ तक सुशांत युवाओं के लिए न सिर्फ प्रेरणा था, बल्कि सुशांत युवाओं की दिलों की धड़कन था। जून 2020, इसी मनहूस तारीख को सुशांत दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत के फैंस के लिए इससे दर्द भरा दिन शायद ही कोई हो। ठीक 1 साल बाद सुशांत की पहली बरसी पर उनके फैंस ने जिंदा दिल सुशांत को याद करते हुए जरूरतमंदों की मदद की। सुशांत की मौत को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन इस मामले में न्याय का इंतजार हर एक को है। आज सुशांत का हर एक फैन अपने दिलों में सुशांत के सपनों को संजोए हुए है। वो सुशांत सिंह राजपूत जिनके सपनों का कोई अंत नहीं था। वो हवाई जहाज उड़ाना चाहता था, वो आयरन मैन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता था, वो ब्रह्मांड में ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था। सपनों की लंबी फेहरिस्त थी उसकी किताब में, लेकिन वो जिंदा दिल सपने अधूरे रह गए। फैंस ने नम आंखों से फिर याद किया अपने सुशांत को।
इससे हमें बहुत निराशा है जब सुशांत को 1 साल हुआ है और 1 साल में अब तक हमें न्याय नहीं मिला है। सीबीआई आएगी तो वो अपना 100% देगी, पर सीबीआई का भी अभी 10 महीना हो गया, उनका भी कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी 1 साल होने जा रहा है, कोई जस्टिस है नहीं। 14 जून 2020 को क्या हुआ सुशांत के साथ, कैसे गई उसकी जान? 365 दिन बाद भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। सीबीआई की जांच कितनी आगे बढ़ी, ये भी अब तक सवाल ही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई का कहना है कि ये केस बंद नहीं हुआ है, जांच जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में विपक्ष एक बार फिर सवाल पूछ रहा है। 65 दिनों के अंतराल में समूचे देश ने देखा कि किस प्रकार से सबूत मिटाने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार ने किया। परिवार तो अब तक दर्द में ही डूबा है। परिवार के वकील सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सीबीआई अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। और शो की शुरुआत में 10 में दम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या फेसबुक की कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया? ये सवाल था आज का और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं, जिसके नतीजों के मुताबिक 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 15% लोगों का जवाब ना में है। तो फिलहाल 10 में दम में मेरे साथ इतना ही।